सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है जो कि बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर में है और जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। आज अपनी इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो सेकंड यूनिट है, गुप्त और वाकाटक, राज्य और प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, साहित्य और कला, इस यूनिट को कंप्लीट अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और तो और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी सेम एज इट इज़ ऐसी ही रहने वाली है। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको एग्जाम में 95% से अबव लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों की वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये जो यूनिट है इसे मैं आपको स्टोरी टाइप में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि अगर आपको ये स्टोरी याद हो गई तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। मैंने इसे एक स्टोरी टाइप में बना दिया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, देन हम इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वह सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है, तो ये पूरी जो स्टोरी है ये किसी न किसी ने तो लिखी होगी। तो इस स्टोरी को लिखा है चीनी यात्री हेनसांग ने, ठीक है। जैसे कि आपको इस पोस्टर में दिख रहा होगा, ये एक चीनी यात्री होते हैं जो कि चीन से भारत में आते हैं। और वो किस लिए आते हैं? वो जो भारत में जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने और उन्हें एकत्रित करने आते हैं। तो फिर वो हर्षवर्धन से मिलते हैं और उनका पूरा जीवन परिचय इतिहास में लिख देते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा हमें हर्षवर्धन की पूरी जीवनी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो हम इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रभाकर वर्धन राजा रहते हैं, ठीक है, और इनके दो पुत्र रहते हैं। एक का नाम रहता है राजवर्धन और दूसरे का नाम रहता है हर्षवर्धन, ठीक है। और हालांकि इनकी एक पुत्री भी होती है जिनका नाम राजवती होता है, लेकिन उनका ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं है। मेन हमें ना तो हमें प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ना है और ना ही हमें राजवर्धन के बारे में पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आते हैं कि हर्षवर्धन का जीवन काल कैसा था और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, ठीक है। इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है वो हर्षवर्धन है, हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है अपने इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो प्रभाकर वर्धन रहते हैं उनकी मृत्यु 605 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद जो नए राजा बनते हैं वो बनते हैं राजवर्धन। लेकिन राजवर्धन की भी मृत्यु 606 ईस्वी में जो एक बंगाल के शासक होते हैं उनके द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है, ठीक है। तो अब उनके पास जो लास्ट जो अंतिम सम्राट बचा वो कौन बचा? हर्षवर्धन, ठीक है। अब जो हर्षवर्धन रहते हैं ये 16 साल की उम्र में ही ये राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने 16 साल की उम्र में ही जितने भी सैनिक के गुण होते हैं वो अपने अंदर पहले से डेवलप्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे शासक होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये अपना शासन संभालते हैं तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो इनके जो भाई राजवर्धन की जिस बंगाल के शासक ने हत्या की थी उन पर अपनी बड़ी सेना से आक्रमण कर देते हैं और वहाँ पर उन्हें हरा देते हैं और उन्हें पराजित कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इस पोस्टर में देख लेते हैं कि जैसे ये राजा बनते हैं ये तुरंत क्या करते हैं, बंगाल पर विजय प्राप्त करते हैं। ये बंगाल पर अपनी जो सेना होती है बड़ी सेना उससे बंगाल पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही 6 साल तक लगातार युद्ध करते हैं। हेनसांग हमें बताते हैं कि जो हर्षवर्धन है वो लगातार 6 वर्षों तक युद्ध करते हैं और वो बहुत सारे राज्य जीत जाते हैं। उसके बाद जैसे वो बंगाल पर विजय प्राप्त करते हैं देन फिर वो भल्लवी की विजय वहाँ पर भी अपनी बड़ी सेना से युद्ध करते हैं और वहाँ पर भी विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे करते करते वो 5 प्रांतों यानी कि 5 प्रदेशों को जीत लेते हैं, ठीक है। और वह अपने जीवन में एक नालंदा विश्वविद्यालय होता है जहाँ पर बौद्ध और जो जैन धर्म होते हैं उनका पठन पाठन कराया जाता है, ठीक है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जो हमारे हर्षवर्धन है वो 100 गांव दे देते हैं, 100 ग्राम दे देते हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते ये 5 प्रांतों को जब जीत लेते हैं फिर ये क्या सोचते हैं कि अब मैं जो दक्षिण है ना, दक्षिण भाग, ये ऐसे जीतते जीतते ना उत्तर भाग और पूर्वी पश्चिम लगातार मतलब आधे से ज़्यादा इनका अधिकार हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं अब मेरे को दक्षिण भी चाहिए, ठीक है। अब ये सोचते हैं कि मैं जब इतने सारे युद्ध जीत चुका हूँ तो अब जो दक्षिण का भाग है वो भी मैं जीतूंगा। तो उसके लिए ये अपनी बड़ी सेना से पुलकेशियन द्वितीय से युद्ध करने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, इनकी पराजय हो जाती है, वो यहाँ पर हार जाते हैं,
ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ कि किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया है, जैसे इसका आंसर कंप्लीट होगा देन हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देन ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर निबंध लिखें। यही क्वेश्चन कई लैंग्वेज में पूछ के आता है, जैसे कि 2019 के पेपर में आता है, 2018 के पेपर में यही क्वेश्चन आता है, बस हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके हर्षवर्धन के जीवन और उपलब्धियों पर निबंध लिखे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही 2019 का पेपर जो सेट 2 है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, वर्धन वंश, यानी कि ये हर्षवर्धन की ही बात कर रहा है कि उपलब्धियों को लिखिए। ठीक है, और 2017 के पेपर में पूछा हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर निबंध लिखें। तो इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जो मैंने आपको स्टोरी बताई है बस वही स्टोरी आपको अपने आंसर में लिखते जाना है और आपका आंसर एकदम परफेक्ट बन जाएगा और आप पूरे के पूरे मार्क्स गेट कर पाओगे अपने एग्जाम में। सबसे पहले हम लिखेंगे हर्षवर्धन का परिचय, कि हर्षवर्धन कौन थे, इनके बारे में बताएंगे और देन हम इनकी उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारत सम्राट का जो परंपरा में जो हर्षवर्धन था वो अंतिम सम्राट था। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था, जो हर्षवर्धन है जब राजवर्धन मर जाते हैं और प्रभाकर वर्धन उनके पिता भी मर जाते हैं तो अंतिम सम्राट कौन बचता है, हर्षवर्धन बचता है। ठीक है, और हर्षवर्धन एक उदार और योग्य शासक की दृष्टि में जो हर्षवर्धन है उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, वो बहुत उदार और योग्य शासक थे। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम शासक था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, जैसे कि मैंने बताया, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन, और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम राजवती था। ठीक है, अब 605 ईस्वी में क्या होता है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तथा उसके बाद राजवर्धन सिंहासन पर बैठते हैं। और फिर क्या होता है, बंगाल के शासक, जो बंगाल के शासक रहते हैं वो राजवर्धन की मृत्यु 606 में कर देते हैं। ठीक है, जो राजवर्धन है उनकी मृत्यु 606 ईस्वी में हो जाती है। फिर क्या होता है, जो हर्षवर्धन वो किशोर अवस्था में ही सैनिक गुण विकसित कर लेते हैं। उनके अंदर जो, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था, जो हर्षवर्धन रहते हैं उन्होंने बचपन में ही सैनिक गुण को अपने अंदर डेवलप्ड कर लिया था। और राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठते हैं जब उनकी सिर्फ उम्र 16 वर्ष की थी, यानी कि जब वो किशोर अवस्था में थे तभी उन्होंने अपने अंदर सैनिक गुण डेवलप कर लिया था और वो शासन पर बैठे थे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में। तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनमें से 3 बेसिक हैं। पहला है राजनीतिक उपलब्धि, दूसरा है धार्मिक उपलब्धि और तीसरा है अन्य उपलब्धियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धि, इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो है बंगाली की विजय। ठीक है, जब हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने अपने भाई, यानी कि जो उनका राजवर्धन जो उनका भाई था, उनकी मृत्यु करने वाले बंगाल के शासक कौन थे, शांशक, ठीक है, ये उनका नाम था, को अपनी बड़ी सेना के द्वारा आक्रमण किया और हर्षवर्धन ने विजयी प्राप्त की। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल के शासक को हराया और वहाँ पर विजयी प्राप्त की। ठीक है, अब ऐसे करते करते वो बहुत सारे युद्ध करते हैं। जो उनका सेकंड युद्ध होता है वो है भल्ली की विजय। हर्ष मालवा को पार करता हुआ भल्ली, यानी कि जो कि गुजरात में है, तक पहुंचा और इसका जो राजा रहता है वो है ध्रुवसेन रहता है। ठीक है, हर्षवर्धन ने आक्रमण किया और युद्ध में ध्रुवसेन को पराजित कर दिया, लेकिन किंतु उसकी पुत्री से विवाह करके हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन को अपना मित्र बना लिया। वो क्या करता है, ध्रुवसेन जो कि उसका राजा रहता है उसकी बेटी से शादी कर लेता है। ठीक है, और उसको अपना मित्र बना लेता है ध्रुवसेन को, और ध्रुवसेन को उसका सारा का सारा राज्य वापस लौटा देता है। ठीक है, अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है 5 प्रांतों पर विजय। ऐसे करते करते, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैंसंग के अनुसार हर्षवर्धन जैसे सिंहासन पर बैठते हैं वे लगातार 6 वर्षों तक युद्ध करते हैं, जिसमें से वो 5 प्रांतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और वो कौन कौन से 5 प्रांत रहते हैं, पहला पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा, ये 5 प्रांत रहते हैं जिन पे वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। इन विजय के पश्चात समस्त पूर्व से पश्चिम और उत्तरी भाग लगभग हर्षवर्धन के अधिकार में हो जाता है। ठीक है, ये लगभग इन सभी जगह पर जीत जाते हैं और इन पर पूरा अधिकार हर्षवर्धन का हो जाता है। अब देन वो क्या सोचते हैं कि वो दक्षिण भाग भी अपने अंडर ले लेंगे। पुलिकेश्वर द्वितीय से पराजय। अब क्या होता है, जो हर्षवर्धन रहते हैं ने जब 5 प्रांतों पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात उसने जब संपूर्ण उत्तरी पूर्वी पश्चिम भाग पर अधिकार जमा लिया, तो इससे प्रेरित होकर हर्षवर्धन ने दक्षिण भाग पर आक्रमण करने का सोचा। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार पासा पलट गया और हर्षवर्धन की पराजय हुई। उसके जो राजा रहते हैं वह हर्षवर्धन को पराजित कर देते हैं। ठीक है, और यहीं से हर्षवर्धन का अंत हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन की धार्मिक उपलब्धियाँ। अभी तक हमने राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं उनकी धार्मिक उपलब्धियाँ क्या क्या थी। तो बुद्ध धर्म के विस्तार हेतु उन्होंने बिहार का निर्माण करवाया। ठीक है, हर्षवर्धन ने सभी धर्मों का सम्मान किया, कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन करवाया और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए
100 ग्राम दे दिए। ठीक है, 100 गांव दे दिए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। विभिन्न इतिहासकारों ने हर्षवर्धन की तुलना अशोक, अकबर और अन्य जितने भी महान सम्राट थे उनसे उनके साथ कंपैरिजन किया और उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। जो हमारे हर्षवर्धन है उनकी काफ़ी प्रशंसा की कि वह बहुत अच्छे सम्राट हैं। ठीक है, अब हर्षवर्धन की अन्य उपलब्धियां और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी। तो हर्षवर्धन ने लोक कल्याण के लिए सड़क निर्माण, तालाब और मरम्मत आदि बहुत सारी मरम्मतें करवाई। हर्षवर्धन ने चीनी देशों के साथ उसके काफ़ी अच्छे संबंध बनाए थे। हर्षवर्धन ने जितने भी चीन हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बना रखे थे। हर्षवर्धन ने नालंदा और प्रियदर्शिका जैसी सांस्कृतिक नाटकों में भी काफ़ी उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट योगदान रहा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो काफ़ी असफलताओं के बावजूद हर्षवर्धन एक महान राजा थे। वह एक महान राजनीतिक और कौशल योद्धा थे। हर्षवर्धन द्वारा लोकहित के लिए अनेक सहायता की गई, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। इतिहासकारों द्वारा हर्षवर्धन की तुलना अशोक, अकबर और अन्य महान जितने भी महान सम्राट थे उनके साथ की गई और हर्षवर्धन की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही जरिए कंप्लीट होता है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस यूनिट से जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है, हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताना है इसमें कंप्लीट। तो नालंदा का प्राचीन नाम नाल था। ठीक है, यह बिहार में नालंदा नामक एक स्थान के राजगिरी के निकट स्थित था। बौद्ध और जैन धार्मिक साहित्य में नालंदा ग्राम का नाम आता है। प्रारंभ में यह एक चैत्य था। अब चैत्य का मतलब क्या होता है? चैत्य का मतलब होता है जहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म का जो अध्ययन करने का जो स्थान होता है उसे हम चैत्य धर्म कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम बौद्ध और जैन धर्म रहते हैं। ठीक है, तो शुरू में ये एक चैत्य था। अशोक ने चैत्य के समीप एक बौद्ध विहार बनाया। कुमार गुप्ता के शासनकाल में यह एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ हुआ। निसंदेह इस विहार की उन्नति के लिए गुप्त सम्राटों ने काफ़ी सहायता की। हेनसांग, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हेनसांग होगा। हेनसांग के आने तक विश्वविद्यालय पूरी तरह विकसित हो चुका था। जैसे जब हेनसांग यहाँ पर आए थे तो उस समय तक जो ये विश्वविद्यालय है ये पूरी तरीके से कंप्लीट विकसित हो चुका था। अब हेनसांग बताते हैं इस पूरे विश्वविद्यालय के डिटेल के बारे में। इस विश्वविद्यालय में दूर दूर से छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे और जिसमें 10,000 अध्यापक तथा शिक्षक रहते थे। यह विद्यार्थी चीन, तिब्बत और तुर्क और मंगोलिया से आते थे। इसके जितने भी शिक्षक थे वो उच्च कोटि, अनुभवी और बुद्धिमान होते थे। इस विद्यालय में प्रवेश पाना विद्यार्थियों के लिए सरल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसमें प्रवेश करने के लिए विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता था। और हेनसांग के अनुसार 6 राजाओं ने 6 विहार बनाए थे। ठीक है, जिसमें से 5 गुप्त राजा थे और एक मध्य प्रदेश का राजा था। नालंदा के चारों ओर एक दीवार बनाई गई थी जिसका प्रवेश द्वार केवल एक ही था। ठीक है, यह विद्यालय बहुत सुंदर था। इस विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र, औषधि यानी कि मेडिसिन, बिस्तर निःशुल्क मिलते थे। उनके लिए उन्हें कोई भी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नालंदा में बौद्ध साहित्य के अतिरिक्त वेद, ब्राह्मण ग्रंथ का पाठन कराया जाता था, यानी कि ये सब उन्हें टीच किया जाता था, उन्हें पढ़ाया जाता था। और इसमें भाषा, चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने नालंदा के लिए 100 ग्राम दे रखे थे। ठीक है, उसके विकास के लिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय और बढ़ सके। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का वातावरण बहुत शांत था। ठीक है, विश्राम के निर्धारित समय को छोड़कर दिन रात उसमें जितने भी स्टूडेंट्स रहते थे वो सिर्फ पढ़ते रहते थे। यहाँ के अच्छे अनुशासन के बारे में हेनसांग कहते हैं कि गत वर्ष यानी कि पिछले जितने भी वर्षों में वो यहाँ पर रहे हैं, यहाँ अनुशासनहीनता का एक भी उदाहरण नहीं मिला। यानी कि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स रहते थे ये बहुत डिसिप्लिन में रहते थे। ठीक है, अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है, उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल के दौरान सामाजिक और आर्थिक विकास की विवेचना करें। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हर्षकालीन समाज का ज्ञान हमें चीनी यात्री हेनसांग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि वितरण से पता चलता है। जो हेनसांग रहते हैं वो हर्षकालीन समाज के बारे में हमें बताते हैं। वह 20 वर्ष की आयु में ही बौद्ध शिक्षु बन गए थे, यानी कि बौद्ध की जितने भी ये एक लर्नर बन गए थे। शिक्षु मतलब लर्नर। ठीक है, वह चीन में 629 में चले और भारत पहुँचे। चीन से वो 629 में चले थे और भारत पहुँचे थे और 645 में वो वापस लौट गए। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और उन्हें एकत्रित करने आए थे। ठीक है, अब हेनसांग ने
बताया कि हर्षकालीन समय की दशा किस तरीके से थी। तो उन्होंने इसे 3 भागों में बाँटा है। पहला सामाजिक दशा वहाँ की कैसी थी, दूसरा आर्थिक दशा कैसी थी और तीसरा धार्मिक दशा कैसी थी हर्षकालीन समाज की। ठीक है, तो हम सबसे पहले सामाजिक दशा के बारे में डिस्कस करेंगे। हर्षकालीन समाज की सामाजिक दशा। हेनसांग ने तत्कालीन समाज दशा के बारे में बहुमूल्य विवरण प्रदान किया। ठीक है, हेनसांग के अनुसार उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय, जितने भी क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, जबकि जितने भी सामंत और पुरोहित थे वो विलास की ज़िंदगी गुजारते थे, यानी कि आराम की ज़िंदगी गुजारते थे। उनके अनुसार ब्राह्मणों का समाज में स्थान सर्वोच्च था, यानी कि उस टाइम जितने भी ब्राह्मण थे उनकी बहुत इज्जत थी समाज में, तथा उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था, बहुत उन्हें रिस्पेक्ट प्राप्त थी। उनके अनुसार क्षत्रिय राजवर्ग के होते थे जो पीढ़ियों से शासन करते आ रहे थे। और जो हेनसांग है वो क्या बताते हैं, जितने भी वैश्य को उन्होंने व्यापारी बताया है। ठीक है, जो कि दूर दूर देशों से भारत में व्यापार करने आते थे और वो जल के माध्यम से, स्थल के माध्यम से अपना व्यापार करते थे। हेनसांग बताते हैं कि उस समय अंतरजातीय विवाह प्रचलित नहीं था, यानी कि जो इंटर कास्ट मैरिज जो होती है वो उस टाइम प्रचलित नहीं था, किंतु बाल विवाह की कुप्रथा प्रचलित थी। लेकिन वहाँ पर बाल विवाह प्रचलित थी, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। लोगों का मुख्य आहार गेहूं की चपातियाँ, दूध, घी आदि होता था, तथा गन्ने का रस और शराब त्योहारों पर पिया जाता था। और जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें वो ज़्यादा शराब नहीं पीते थे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हर्षकालीन समाज की आर्थिक दशा के बारे में। हेनसांग लिखते हैं कि हर्षकालीन समाज की आर्थिक दशा बहुत उन्नत और समृद्ध थी। ठीक है, उस टाइम जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। वहाँ का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, कृषि था। ठीक है, राजा कृषि की प्रगति हेतु विशेष सहायता प्रदान करते थे। और जो जितना भी खेती का काम था वो कौन करते थे, शुद्ध करते थे। ठीक है, वैश्यों द्वारा व्यापार किया जाता था, जो कि जल और स्थल दोनों के माध्यम से होता था। उस समय लोगों का जीवन उच्च स्तर का होता था। ठीक है, हाई क्लास का उस टाइम जो लोग होते थे अपना जीवन व्यतीत करते थे। और वहाँ सोने के सिक्के प्रचलित थे। लोगों के पास असाधारण आभूषण थे, बहुत सारे उनके पास आभूषण थे, जेवर वेवर बहुत सारे थे। ठीक है, वहाँ का उत्पादन में सब्जी और फल का उत्पादन बहुत अधिक था। भारत का आंतरिक और बाहरी व्यापार उन्नत था। ठीक है, यानी कि वहाँ के जितने भी लोग थे वो समृद्ध थे। ठीक है, बहुत अमीर लोग थे और उनका जो क्लास था वो हाई क्लास था। वहाँ बहुत अमीर लोग रहते थे और उनके पास काफ़ी सारे जेवर और गहने होते थे, असाधारण आभूषण होते थे। अब हम बात कर लेते हैं हर्षकालीन समाज की धार्मिक दशा के बारे में। हेनसांग लिखते हैं कि उस समय ब्राह्मण को अधिक प्रधानता थी, उनका समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था। जितने भी ब्राह्मण हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी समाज में। और उस समय भाषा संस्कृत होती थी और अधिकतर लोग संस्कृत लिखते और बोलते थे। संस्कृत भाषा बहुत लोकप्रिय थी उस टाइम। ठीक है, हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे वो विष्णु के पुजारी थे और हर्षवर्धन भी शुरू में विष्णु के ही पुजारी थे, किंतु वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए। ठीक है, यानी कि उन्हें बौद्ध धर्म अच्छा लगने लगा और इसके लिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय भी काफ़ी ज़्यादा बनाया। ठीक है, उसके विकास के लिए उन्होंने 100 ग्राम दे दिए थे, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में ही बताया था। तो आई होप ये आपको जो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।